नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में हम बात करेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की और पर्यावरण से जुड़े तमाम मुद्दों की। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर में कार्यक्रम। प्रधानमंत्री की लोगों से प्रकृति से जुड़ने की अपील। जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ी चिंता। धनबाद में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। हवा में तय सीमा से 5 गुना ज्यादा जहर। खतरे में लोगों की सेहत। पंजाब में पिछले साल की तुलना में कम जली पराली। सरकारी कार्रवाई का असर, लेकिन सख्ती से किसान नाराज। और तमिलनाडु झेल रहा है 140 साल का सबसे भयंकर सूखा। फसल बर्बादी से भारी मुसीबत। किसानों को अब मनरेगा में मजदूरी का आसरा। पाँच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस के इस मौके पर तमाम जानकारों ने धरती के तापमान को लेकर चिंता जताई है। दरअसल धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि धरती के वातावरण में कार्बन का उत्सर्जन बढ़ने लगा है। इस समय धरती के तापमान में तकरीबन 1% की बढ़ोतरी हो चुकी है और माना जाता है कि अगर धरती का तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया तो प्रलय की आशंका पैदा हो सकती है। आइए देखते हैं धरती के तापमान को कम करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हमारे देश में क्या क्या आयोजन किए गए। कहीं सूखा तो कहीं अकाल, कहीं पिघलते ग्लेशियर। ऐसी तस्वीरें बता रही हैं कि जलवायु तेजी से बदल रही है। धरती के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती बन चुकी है। पृथ्वी के तापमान में पिछले 250 सालों में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही रुझान रहा तो साल 2100 तक धरती का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो पृथ्वी को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। दिल्ली जैसे शहरों में भी ओजोन के बढ़ते स्तर पर पर्यावरण के जानकार खासे चिंतित हैं। ओजोन का जो लेवल है वो उसका स्तर बहुत बढ़ गया है और ओजोन पोल्यूशन जो है वो अभी भी सरकार समझ नहीं रही है। वो हमारे फेफड़ों के ऊपर बहुत बुरा असर करता है। बढ़ती चिंताओं के बीच इस साल संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण दिवस का थीम कनेक्टिंग पीपल टू नेचर रखा है। मकसद है लोगों को प्रकृति से जोड़ना। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर देशवासियों को जागरूक करने की कोशिश की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि प्रकृति को महसूस करने और उसमें आ रहे बदलावों को देखने के लिए हम सबको कुदरत के करीब जाना होगा। जलवायु में आ रहे बदलावों को रोकने के लिए दुनिया भर में कोशिशें हुई हैं। 2015 में पेरिस संधि से पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए, लेकिन लक्ष्य से हम आज दूर खड़े हैं। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात एक ऐसी समस्या की जो नई तो नहीं है लेकिन लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। धनबाद और उसके आसपास के इलाकों में कोयला खदानों के प्रदूषण 5 गुना से ज्यादा बढ़ गए हैं और इसकी वजह से आम लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा की खास रिपोर्ट। 4 साल का राजू और उसके दोस्त जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसके खतरों से अनजान हैं। इस खनन क्षेत्र में आते जाते ट्रक भी इन बच्चों पर अक्सर गर्द बिखेर जाते हैं, जो सेहत के लिए बेहद नुकसानदेह है। खतरनाक प्रदूषण का ही असर है कि महज 3 साल की उम्र में ही राजू अस्थमा का शिकार हो गया। धूल तो सभी खाता है, बच्चे भी बड़े भी सब खा रहा है धूल। अब खाना के साथ साथ पानी भी पिए आदमी, वही हाल है। हाँ, प्रदूषण की वजह से इतना खराब है, तबीयत भी आदमी खराब हो जाता है। कोयले के खनन और इसे लाने ले जाने में लापरवाही ने न सिर्फ हवा को खराब किया है बल्कि इससे पीने का पानी भी प्रदूषित हो गया है। नतीजतन लोग कई बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। यहाँ 13% लोगों में चर्म रोग,
13% में सांस की दिक्कत और 7% में बाल गिरने की शिकायत पाई गई है। ये जो प्रदूषण जो फैल रहा है, इससे शहर के अंदर बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कैंसर हो गया, टीबी हो गई। ये प्रदूषण के चलते जो है इसका जो है बहुत ज़्यादा जो है असर पड़ रहा है। इसको जो है कंट्रोल करना चाहिए। जो सल्फा जो डाइऑक्साइड जो है जिसको कहा जाता है, उस पर सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि ये जो बीमारियां फैल रही हैं वो फैल नहीं सकें। धनबाद में 103 कोयला खदान, 8 वांशरियां, 3 कैप्टिव थर्मल प्लांट और 110 स्टोन क्रशर हैं। WHO के मुताबिक धनबाद की हवा में PM यानी प्रदूषक तत्वों की मात्रा 95 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गई है। ये सुरक्षित सीमा से 5 गुना ज्यादा है। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए अब धनबाद नगर निगम पेड़ लगाने की योजना बना रहा है। हमारे यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन बहुत ज़्यादा है और जो लिमिट है उससे काफ़ी ज़्यादा है। उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करे ऐसे प्लांटेशन करें। तो इस क्रम में हमने DFO को भी पत्र लिखा है और एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट से भी बात चल रही है। हमारे नगर निगम के जो बोर्ड जनरल बोर्ड की मीटिंग से ये पारित हुआ है कि हम लोग इस प्लान पे काम करें। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2009 में धनबाद को देश के गंभीर प्रदूषित क्षेत्रों में से एक घोषित किया था। जनवरी 2010 में इस इलाके में नए उद्योगों को पर्यावरण मंजूरी देने पर रोक लगा दी गई, लेकिन 17 सितंबर 2013 को ये पाबंदी हटा ली गई। धनबाद से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो कृति मिश्रा धनबाद से खुद इस रिपोर्ट को करके आई हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इसके और क्या क्या पहलू हैं। कृति, कितनी बड़ी आबादी पर इस तरह के प्रदूषण का असर है? देखिए, कंजर्वेशन फंड ने एक सर्वे किया था, उसमें पाया था कि ये जो पूरा कोयले की जो बेल्ट है, जितने स्टेट्स आते हैं उसमें तकरीबन 1 लाख प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाती हैं। और जो बच्चे हैं वो 10,000 बच्चे तकरीबन ऐसे हैं जो 5 साल से कम की उम्र में ही खतरनाक बीमारियों के शिकंजे में आ जाते हैं। 2014 में ये जो पूरी वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार की जो कोयले की ये पूरी बेल्ट है, उसमें भी एक सर्वे हुआ था। वहाँ पर प्रीमेच्योर डेथ पाई गई थी करीब 11,000 6 महीने के स्पैन में ही, और कहीं ना कहीं वो कोयले के प्रदूषण की वजह से उसका कारण पाया गया था। सिर्फ एयर पोल्यूशन तक की बात नहीं है अमृता। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो दामोदर नदी जो है उसका जो प्रवाह है उसकी गति रुक गई है, क्योंकि इतना पोल्यूशन, जो वॉशरीज हैं उसमें इतना ज़्यादा डंपिंग होती है। साथ ही कोयले में सल्फर का कंटेंट होता है, वो पानी के मिलते ही एसिडिक वाटर फॉर्मेशन आता है, जिससे ना सिर्फ कंटामिनेशन वाटर का होता है बल्कि जो फसल है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कृति, आपकी रिपोर्ट बताती है कि 2010 में सरकार ने पाबंदी लगाई थी नए उद्योगों के खोलने पर, और फिर उस पर्यावरण पाबंदी को 2013-14 में वापस ले लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? 2010 में जो कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स जो होता है अमृता, वो किसी भी जगह का अगर 70 से कम है तो वो मैनेजेबल लिमिट्स में होता है। लेकिन 2010 में धनबाद में ये पाया गया कि ये तकरीबन जो इंडेक्स है वो 78 का आंकड़ा पार कर चुका था। तो इस वजह से जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट थी, वहाँ पर उन्होंने मॉरेटोरियम लगाया था कि 4 साल तक का चलेगा। लेकिन फिर 2013 जब फिर स्टडीज़ की गई तो वो 78 से घटकर 71 पर कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल पोल्यूशन इंडेक्स आ गया। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ का भी प्रेशर था, क्योंकि ना सिर्फ नई इंडस्ट्रीज़ को पाबंदी थी, जो एग्जिस्टिंग थी उसका एक्सपेंशन भी रुका हुआ था। तो उन सब कारणों को लेकर सरकार ने फैसला किया कि इस पर जो मॉरेटोरियम है उसको हटा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो धनबाद और आसपास के इलाकों में किस तरह से कोयले से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसकी कहानी आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं वायु प्रदूषण से जुड़ी खबर। वायु प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल तकरीबन 10 लाख लोग दम तोड़ देते हैं, और वैज्ञानिक मानते हैं कि वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। सरकार ने इसे देखते हुए अपनी तरफ से कई सख्त कदम उठाए हैं। आइए देखते हैं आंकड़ों पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में वाहनों के लिए प्रदूषण मानक BS4 लागू हो गया है। 1 अप्रैल 2017 से सिर्फ BS4 मानक वाली गाड़ियां ही बिक रही हैं। सवाल उठता है कि BS है क्या? दरअसल BS का मतलब है भारत स्टेज, यानी भारत स्टेज मानक से पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितना प्रदूषण फैलाती है। कार्बन उत्सर्जन काबू करने के लिए 2000 में भारत स्टेज की शुरुआत हुई थी। ये यूरोप के यूरो मानक पर आधारित है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये तय करता है कि देश में किस मानक की गाड़ियां चलेंगी। इसे एमिशन नॉर्म्स कहा जाता है। सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों को इन नॉर्म्स का पालन करना होता है। बीएस के साथ लगी संख्या जितनी ज्यादा होगी, प्रदूषण के मानक भी उतने ही सख्त होंगे। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, भारत स्टेज 1 से 2 से 3 से, तो प्रदूषण के जो मानक हैं हमारे, वो उतने ही कठिन होते जाते हैं। तो भारत स्टेज 3 जो मानक है आज के दिन में हमारे देश में, वो 1 अप्रैल से वो ख़त्म हो गया है। इस लिहाज से BS3 की तुलना में BS4 वाले वाहन कम प्रदूषण फैलाएंगे। दावा किया जा रहा है कि BS4 से गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण 80% तक कम हो जाएंगे। जैसे कि गाड़ियों में से जो प्रदूषण निकलता है, पहला उसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं या नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं, सल्फर कहते हैं। ये 3 मेजर जो गाड़ियों में से जो प्रदूषण निकलता है, तो किसी किसी में तो भारत स्टेज 4 80% तक हमें फ़ायदा देगा और किसी किसी में 30% से 50% के बीच में देगा। तो भारत स्टेज 4 जो हैं उनकी गाड़ियाँ बहुत साफ़ हैं, उससे वायु प्रदूषण कम होगा। और दिल्ली जैसे शहर में जहाँ की वायु प्रदूषण इतना बड़ा चिंता का विषय है, वहाँ भारत स्टेज 4 का बहुत फ़ायदा होगा। BS मानक के हिसाब से ईंधन तैयार करना पड़ता है। नजर डालते हैं BS4 ईंधन के फायदे पर। BS4 मानक के तहत ईंधन का वाष्पीकरण कम होगा, इससे गाड़ियों की माइलेज सुधरेगी। BS4 ईंधन BS3 के मुकाबले कार्बन मोनोऑक्साइड को 56% कम कर देगा। वहीं हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन में भी 50% की कमी आएगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड का असर 47% तक कम हो जाएगा, जबकि पार्टिकुलेट मैटर 80% कम कर देगा। सल्फर का उत्सर्जन और कम होगा। अमेरिका और यूरोपीय देशों में 2014 से ही यूरो 6 तकनीक पर आधारित वाहन बेचे जा रहे हैं। यूरो 6 BS4 से 2 पीढ़ी आगे की तकनीक है। भारत में केंद्र सरकार ने BS6 तकनीक वाले वाहन अनिवार्य करने के लिए 2020 का लक्ष्य रखा है। बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए भारत ने BS5 तकनीक वाली गाड़ियां लाने की योजना ही रद्द कर दी है, यानी भारत में BS4 के बाद सीधे BS6 लाया जाएगा। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे ई-रिक्शा कैसे बना महिलाओं के लिए रोजगार का जरिया। चिल्का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील। ओडिशा में पुरी से करीब 50 किलोमीटर दूर। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त यहाँ होता है बेहद खूबसूरत नजारा। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसे डेस्टिनेशन फ्लाई वे के नाम से पुकारा। 1100 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली चिल्का है लाखों प्रवासी पक्षियों का बसेरा। इसके खारे पानी में रहती हैं 225 तरह की मछलियां, हजारों जलीय वनस्पति और जीव जंतुओं की 800 से ज्यादा प्रजातियां। पांच अरब देशों ने कतर से तोड़े संबंध। क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का आरोप। कहा आतंकवाद फैला रहा है कतर। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। किला गोलकुंडा हैदराबाद शहर का खास आकर्षण बना 4 किलों से मिलकर। 12वीं शताब्दी में वारंगल के राजा ने किया इसका निर्माण। एक समय कोहिनूर हीरा भी था इसकी शान। इस किले से कई राजवंशों ने किया राज। यहाँ मौजूद है कमाल का ध्वनि सिस्टम,
जिसमें किले के सबसे ऊपर भाग में बैठा व्यक्ति सुन सकता है बाहर की आवाजें। यहाँ है शाही अपार्टमेंट, उठाऊ पुल, हॉल, राजाओं की कब्रें और मौजूद हैं शाही बगीचे। ये किले हैं हिंदू और इस्लामी संस्कृतियों के मेलजोल की निशानी। किले के ऊपरी भाग में है कला और है एक मस्जिद भी। और अब बात इस हफ्ते के मुद्दे की। इस हफ्ते किसानों से जुड़ी समस्याओं का मुद्दा उठा रहे हैं और पहली खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के किसान बेहद परेशान हैं। यहाँ पर 140 सालों का सबसे बड़ा सूखा हुआ है और इस सूखे की वजह से उनके खेत बर्बाद हो गए हैं। चाहे वो धान की फसल हो, चाहे वो केले की फसल हो, चाहे वो जैस्मिन के फूल की फसल हो, सब बर्बाद हो गए हैं। हालत ये है कि गुजारा चलाने के लिए यहाँ पर किसानों को मनरेगा मजदूरी करनी पड़ रही है। नारियल और केले के सूखे पेड़, धान के खेतों में चरते जानवर, चमेली के फूलों की मुरझाती खेती और कावेरी नदी से निकली ये सूखी नहरें। इन दिनों तमिलनाडु में ऐसी तस्वीरें आम हैं। फसलों पर सूखे की मार ऐसी है कि लागत भी डूबती नजर आती है। इसका शिकार तंजावुर के किसान शक्ति भी बने। उन्होंने 30,000 रुपये सालाना के ठेके पर खेत लिया, केले की फसल उगाई, लेकिन पानी के बिना अब ये सूखने के कगार पर है। 2 लाख रुपए की उम्मीद थी, लेकिन अब 20,000 भी मिल जाए तो ये गनीमत होगी। விவசாயம் பண்ணதுக்கு விலைவாசியும் இல்லாமல் போச்சு, ரொம்ப தார் நிறையா பருத்தாளி வேஸ்ட்டாக போச்சு, இந்த இடத்துல மழையும் இல்லாமல் போச்சு, ஒன்றும் செய்ய முடியல, ரொம்ப காசு நஷ்டமாக தான் இருக்குது சார்। अपने खेत को निहार रही सरोजा ने उड़द की दाल बोई, पर अब न तो खेतों में फसल बची है, न ही हाथ में रकम। कुछ ऐसा ही हाल 2.5 एकड़ में धान बोने वाले मणिक का भी है। தண்ணி இல்லாத குறையினால் விட்ட நாத்தெல்லாம் வயலே கிடந்து நட முடியாது, தண்ணி இல்லாத குறையினால் இந்த இப்போ மாட்டு கூட வைக்கல இல்லைங்க, அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்காங்க, தண்ணி கிடையாதுங்க। हालात बेहद ख़राब हैं। इसे देखते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत काम के दिनों को 100 से बढ़ाकर 150 कर दिया है। மழை மாதிரி இல்லாமல் தண்ணி இல்லாமல் தான் சார் இப்படி கிடக்குது। கேணியே சும்மா காஞ்சி கிடக்குது சார்। மழை இருந்தால் தானே தண்ணி வரும், தண்ணி இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் கிடக்குதுங்க, எல்லாம் பாருங்க காஞ்சி கிடக்குதுங்க। तमिलनाडु के किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। बीते साल से ही मॉनसून रूठा है तो कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी नहीं दिया। नतीजा है कि फसलें बर्बाद हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी बूंद पानी नजर नहीं आ रहा और ये हाल यहाँ पर पिछले कई महीनों से है, जो कि लगता है कि मानसून सीजन में शायद इसकी भरपाई हो पाए। तो ये जो इलाका है कावेरी डेल्टा का, जो कि रिच माना जाता है पानी के मामले में, वो आज बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है और ये एक बड़ी विडंबना यहाँ तमिलनाडु के किसानों और आम लोगों के लिए नजर आ रही है। तिरुचिरापल्ली में कैरोन जुनेद के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। पंजाब के किसान पराली जलाने को लेकर सरकार की सख्ती से नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार पराली जलाने को लेकर उनके ऊपर मुकदमा भी ठोक रही है और मुआवजा भी मांग रही है, लेकिन उसके लिए विकल्प नहीं दे रही। पंजाब के फजिल्का जिले में गेहूं की कटाई हो चुकी है। अब फसलों के अवशेष जलाए जा रहे हैं। इससे उठता धुआं फजिल्का के साथ साथ आसपास की फिजा को प्रदूषित कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायतों के मुताबिक प्रशासन की टास्क फोर्स यहां निगरानी कर रही है। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जुर्माना लगाने के साथ मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन किसान व्यवहारिक विकल्प की मांग कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾੜ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਗਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ
ਕੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟੋ ਕਿਵੇਂ ਸਮੇਟ ਦਈਏ। पंजाब और हरियाणा सरकार की सख्ती से पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, इसलिए इस बार दिल्ली की आबो हवा को कम नुकसान पहुंचा। नासा की सैटेलाइट तस्वीरें भी इसकी पुष्टि करती हैं। फसलों के अवशेष जलने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार किसानों को जागरूक कर रही है। साथ ही कई तरह की मशीनों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੈਮੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਨ ਸੋ ਦੈਟ ਸੋਇਲ ਦੀ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਗੱਠ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4,37,000 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੀਮਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੇ 35,000 ਸਬਸਿਡੀ, ਦੁਆਰੀ ਵਾਲ ਪਲਾਓ ਤੇ 35,000 ਸਬਸਿਡੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब में 2 एकड़ से कम खेत में फसल अवशेष जलाने पर 2,500 रुपये, 5 एकड़ तक खेत होने पर 5,000 रुपये और 5 एकड़ से ज़्यादा होने पर 15,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। लगातार 2 बार ऐसा करने पर किसान को सरकारी सब्सिडी से वंचित किया जाता है। इस सख्त रवैये का पर्यावरण के लिए अच्छा असर हुआ है। पंजाब के फजिलका से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपको दिखाते हैं रेडियो की विकास यात्रा इतिहास के पन्नों से। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में मुंबई में प्रसारित हुआ, लेकिन रेडियो प्रसारण आज जिस ऊंचाई पर है उसे वहां पहुंचाने की असली कोशिश आजादी के बाद 1950 के दशक में शुरू हुई। 2 अक्टूबर 1954 को तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर B.V. केसकर ने संसद के केंद्रीय हॉल में रेडियो मास का उद्घाटन किया। तब उन्होंने कहा कि क्या देश में टेलीविजन की शुरुआत हो सकती है, सरकार इसकी पड़ताल कराएगी। उस मौके पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि रेडियो न केवल मनोरंजन बल्कि शिक्षा के प्रसार और संस्कृति को समृद्ध बनाने वाला माध्यम भी है। और आइए अब आपको मिलाते हैं मुजफ्फरपुर की उर्मिला और चांदनी से, जिन्होंने ई रिक्शा चलाकर न सिर्फ अपनी आजीविका के साधन जुटाए बल्कि परिवार की गरीबी भी दूर कर दी। चांदनी देवी और उर्मिला देवी मुजफ्फरपुर की उन सड़कों पर ई रिक्शा चला रही हैं जहां कभी औरतों का निकलना भी ठीक नहीं समझा जाता था। आर्थिक तंगी से परेशान चांदनी और उर्मिला ने बैंक से लोन लेकर ई रिक्शा खरीदा। अब हर दिन 250 से 300 रुपए आमदनी हो जाती है। इससे कर्ज की किश्त अदा करने के साथ वे परिवार का खर्च भी निकाल रही हैं। पहले से ठीक है, बहुत ठीक है। कुछ महाजन के भी कर्ज भी दे दिए, बाद बाकी बच्चा लोग के भी अच्छा से पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पहले से पढ़ रहा था, ऑटो चलाने लगे हैं, उस समय से वो बच्चा और को पढ़ा रहे हैं। अपने मन से ही फैसला लिए हैं जो हम यह काम कर सकते हैं, और मेरे घर से भी दबाव नहीं है जी हाँ ये चीज़ कैसे करोगी, तुम महिला हो, बाहर कैसे निकलोगी। मेरे घर का फैमिली भी कहे जी नहीं, जो तुम चाहती हो कोई भी काम करो, अच्छा काम करो, इसमें लगा दिए है ना, चाबी ऐसे करेंगे, ठीक है। उर्मिला ने न सिर्फ खुद को सशक्त बनाया बल्कि दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। वो करीब 50 महिलाओं को निशुल्क ई रिक्शा चलाना सिखा रही हैं। उधर चांदनी देवी मुसहरी प्रखंड की भिखनपुर पंचायत में पंच की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। महिलाओं को ई रिक्शा चलाते देख कुछ लोग आश्चर्य करते हैं तो कुछ सराहना। आप में एक अनूठा पहल है महिला सशक्तिकरण के लेकर के, जो हम लोग वर्षों से एक सपना देखते आ रहे हैं कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान है, दोनों के साथ चलना चाहिए। ये खुशी की बात है कि ये पहल हमारे गांव, हमारे मोहल्ले, हमारे कस्बे से हो रही है। सभी के पास अपने अपने कुछ काम करने की एबिलिटी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कों को ही काम करने की ज़रूरत है। यहाँ लड़कियाँ भी आगे तरक्की कर रही है और करती रहेंगी। ई रिक्शा ने महिलाओं को रोजगार का नया जरिया दिया है, लेकिन मुश्किलें भी हैं। बैंक से कर्ज लेना आसान नहीं है। ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने की जरूरत है ताकि स्वरोजगार के लिए महिलाएं सहजता से आगे आ सकें। मुजफ्फरपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में इतना ही। नमस्कार।